नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया में फ्रॉड, कोई लिंक आता है उसको क्लिक करते हैं तो पैसा चला जाता है, ओटीपी कोई मांगता है तो पैसा चला जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भिलाई वासियों के साथ नहीं पूरे देश में हो रही हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी कई अभियान चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारे ऐसे ही एक शख्स है भिलाई के प्रदीप पाठक, 2 लाख का उनके साथ फ्रॉड हो गया। उनका भांजा बनकर फोन किया था किसी शख्स ने और उन्होंने पैसा उसके अकाउंट में डाला और वो पैसा फंस गया। उसके बाद 7 महीना मशक्कत करने के बाद वो पैसा वापस उनके अकाउंट में आया। उनके ऊपर जो बीती हम उनसे खुद जानेंगे और उनसे हमने बात भी की है। और ये पैसा दिलवाने में जिस वकील ने उनकी मदद की, उस वकील से भी हमने बात की और वकील ने इस बारे में बहुत सारे खुलासे किए जो शासन प्रशासन को जानने होंगे और कुछ बदलाव करने होंगे इस मामले में। आइए आपको प्रदीप पाठक जी से मिलवाते हैं, उसके बाद वकील की बातें सुनाएंगे आपको कि वकील साहब ने क्या क्या बदलाव करने की बात कही है। नमस्कार मनीष भाई, जब मैं इंडिया आया था 3 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी इटली से और 4 को दिल्ली में, 5 को भिलाई आ गया था। आने के बाद में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था क्योंकि वेदर चेंज हुआ था तो काफ़ी बीमार हो गया था। डिसेंट्री वगैरह हो रही थी लगातार, तो अस्वस्थ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था। उस वक्त 7 तारीख की बात है। 7 तारीख को एक कॉल आता है मेरी वाइफ के फ़ोन पे कि मामी कैसे हो आप करके। तो उन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हो, मैं नहीं जानती। तो बोले पहचानो, तो बोले मैं नहीं पहचानती, इतने सारे भांजे हैं करके। तो वो परेशान हो गई उससे बात करते करते। तो उसने क्या किया, मैं बीमार था, लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, तो मेरे को ला के बोली देखो आपके कौन से भांजे हैं, इनसे बात करो। तो मैंने बात किया, हाँ नमस्ते मामा कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। और क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं, बस आराम करो, तबीयत ठीक नहीं है। फिर बोलता है आप मेरे को पहचाने? मैं नहीं पहचाना। तो जबरन मेरे को प्रेशर देने लगा कि आप मेरे को पहचानो, मैं कौन हूँ, आपके आशीर्वाद में भला पला पोसा बड़े हुए हम लोग, अब अच्छा जानते हो, मेरे को अंदाज लगाओ। तो उकसा रहा था। तो मेरे को मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरा बात करने का दिल भी नहीं था। तो मैंने फिर अपने बोलना चाहिए भला छुड़ाने के लिए मैंने ये कह दिया कि शायद मेरे को क्योंकि जो आवाज़ लग रही थी, मेरा एक मित्र है वो कनाडा में निवासी हैं, हरजीत सिंह करके, उनके भांजे की जैसे आवाज़ लगी मेरे को, लवी करके। तू लवी बोल रहा है क्या? तो बोलता हाँ मामा मैं लवी बोल रहा हूँ। तुरंत बन गया लवी। बनने के बाद में वो स्कैम शुरू किया, कैसे हो आप, क्या है। बोलता मामा एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाहर आ गया हूँ और मैं अभी इंडिया आ रहा हूँ 10 तारीख को। इंडिया आऊँगा, मैं अक्टूबर में आया था, वो 10 नवंबर को आने की बात कहा। और इंडिया में आने के बाद मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है, बढ़िया है, तू भाई कमाने लग गया। तो बोलता है कि ना मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसका जिक्र मेरे घर वालों को नहीं करना है। उस पैसे को मैं आपके अकाउंट में भेजूंगा और वो पैसा आप रखिए, आप जब मैं आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। तो मैंने उसको कहा कि तेरे परिवार वाले हैं, दोस्त यार और भी हैं, उनको दे दे, मेरा कोई पता थोड़ी मैं कब वापसी का है मेरा और कैसे क्या आगे का मेरे को सिस्टम मालूम नहीं है क्योंकि अभी तय नहीं है। तो ज़बरदस्ती जिद करने लगा, मामा क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हो अपने लोगों के लिए। तो वो जिस दोस्त का मेरा भांजा मेरे दिमाग कह रहा था, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और उसके हमारे साथ घरेलू पारिवारिक बहुत नज़दीकियाँ हैं। तो अच्छे परिवार से संबंधित रखने के कारण मैंने उसको सुना। तो मेरे को बोलता कि आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए। तो मैंने बोला मेरे पास कोई मत भेज, तू अपने मम्मी। बोले उनको बताना भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरे को फिर बोलता धीरे से उसके बाद कि आपके पास पैसा आ जाएगा, उसमें एक 4.5 लाख की पेमेंट है, मेरे एजेंट को आप भेज दीजिएगा। तो मैं बोला भाई अब तेरा जब पैसा अगर आ गया तब मैं देख लूँगा, मेरे पास जब पैसा पहुँच जाएगा तेरा एजेंट आके घर से आके या अकाउंट से जैसे लेना होगा ले लेगा। तो ऐसे कहानी मेरे साथ बनते चले गई और मेरे को प्रेशर में लेते गए क्योंकि मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा था, बार बार कॉल करता था। फिर थोड़ी देर बाद उसने मेरे से अकाउंट नंबर लिया जिस अकाउंट में मैं कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, वो अकाउंट को मैंने दे दिया, कोई रिस्क नहीं है चलो। तो वो उस अकाउंट में उसने थोड़ी देर बाद मेरे को स्लिप भेज दिया, 16 लाख आपको भेज दिया हूँ मामा और वो उस चीज़ को आप
ट्रांसफ़र आगे कर दीजिएगा पैसे को। तो मैं बोला ठीक है, जब पैसा आएगा तो मैं कर दूंगा। बोलता नहीं मामा, उसको आज चाहिए था, उसकी दादी बीमार है तो उसके एजेंट की, तो और वरना मेरा वीज़ा वगैरह कैंसिल हो जाएगा। इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम करने लग गया। आवाज़ बिल्कुल उसी की थी जैसे लग रही थी जिस दोस्त का मैंने नाम लिया, जिक्र किया, उसके भांजे की। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि जब पैसा आएगा तब दे दूंगा, तो वो जिद करे नहीं, उसको ज़रूरत है, मेरा कैरियर ख़राब कर देगा, ऐसा वैसा। तो प्रेशर देने लग गया। उसी वक्त में उसके अपने एजेंट को बोलता है कि मेरा एजेंट आपको फ़ोन करेगा, उससे बात कर लीजिएगा। उसका फ़ोन आ गया मेरे को थोड़ी देर बाद, और बोलता है कि मेरे को मामा, मतलब सर, मेरे को पैसा चाहिए, मेरी दादी को स्ट्रेचर में लेके गए और स्टंट लगना है, स्ट्रेचर से वापस कर दिए पैसा है मेरे पास, मेरे अपने कीमती मोबाइल थे वो सब सेल आउट कर दिया, मेरे पेमेंट शॉर्ट पड़ रही है, मेरे को अर्जेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, और आप करवा सकते हो तो आज ही कराओ मेरे को। तो मैं बोला मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे करा दूंगा। इस तरह से चलता गया। उसने मेरे को अपने दादी की फ़ोटो भेज दी, जो मेरे को बाद में पता चलता है ये स्कैम इंडिया में चल रहा है, और ये सब वो फ़ोटो तो हज़ारों लोगों के पास गई भी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं उस फोटो को दिखा भी सकता हूँ कि जो स्कैमर ने मेरे को भेजी थी। मेरे मोबाइल पे सारा रिकॉर्ड है उनका। ऐसा कहानी बनाते चले गए, और फिर उसके बाद फिर रोने लग गया वो कि मेरे मर जाएगी दादी, आप लोग ऐसा कर रहे हो, मैंने तो आप लोग का भला किया, अब मेरा पैसा लेना है, मेरे को तो दे नहीं रहे हो। तो मैं बोला कि ठीक है, अब तुम जिससे तुम्हारा लेन देन है उनसे बात करो। उसके बाद थोड़ी देर फिर मेरे को स्टेट बैंक का फ़ोन आया कि सर आप ये प्रदीप पाठक बोल रहे हैं। मैं हाँ, मैं प्रदीप पाठक बोल रहा हूँ। सर आपको एक 16 लाख की पेमेंट आई है, एज पर सिक्योरिटी रीज़न उसको होल्ड कर दिया गया है, 24 आवर्स के बाद वो रिलीज हो जाएगी आपके अकाउंट में, और आप उसको ट्रांजेक्शन उसके बाद कर सकते हो। तो मेरा ठीक है। तो बोलता है आपका अपना कुछ पर्सनल मेरे से डिटेल मांगने लगा। तो मैं बोला मैं जब तुम्हारे पास मेरा इतना कुछ आ गया नाम वाम, तो डिटेल भी तुम्हारे पास होगी। तो अच्छा ठीक है करके काट दिया फ़ोन, ज़्यादा बात नहीं किया उसने। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका ही फ़ोन आ गया जो लवी बन गया था, और वो बोलता है मेरे को कि मामा उसको पैसा ज़रूर जितना भेज सकते हो, थोड़ा मोड़ा जितना भी हो सकता है ज़रूर भेजो, नहीं तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ये वो फलाना। आपको तो मैं पैसा भेज ही दी हूँ, आपके पास आपके अकाउंट में आ गया है और आपको मिल जाएगा कल, आप भेज दो। प्रेशर देने लगा। तो मैंने वो दिन तो टाला कैसे भी करके। अगले दिन मेरे तब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था, फीवर भी हो चुका था उसके बाद। तो मेरे को फ़ोन आता है, तो मेरे पास एक अमाउंट था, तो मैंने जब मेरे को बार बार रोना धोना कर रहे थे, अगले दिन चले गए, सैटरडे की बात है। उसके बाद शनिवार को मेरे को इतना प्रेशर दे दिया कि 3 बजे जाके मैं RTGS करवाया। तो जाते जाते वो शाम हो चुकी थी। उसके बाद में वो बात हुई तो मेरे को उसका फ़ोन आया। मैंने बोला हाँ मैंने भेजा है पैसा, तो अकाउंट वगैरह नंबर दिया था। थोड़े टाइम बाद अगले दिन फिर सवेरे से शुरू हो गए, सुबह उठते ही फिर कि बाकी की पेमेंट भी आप करवा देते, आज आपको 12 बजे तो मिल जाएगी, क्योंकि इनका प्लानिंग ऐसा था कि 12 बजे के बाद तो सारा कुछ ओपन हो जाएगा कि आया कि नहीं आया पैसा, तो स्कैम क्लियर हो जाएगा। तो ये चाहते थे पूरी पेमेंट मिल जाए उनको। मैं बोला मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा करके, ऐसा ऐसा करके। तो उतने में क्या हुआ, मेरा बेटा जो छोटा है रुद्र पाठक, वो क्या है, उसने सुना ये सब बातों को, देखा कि पापा ये पेमेंट आप किसको दे रहे हो। तो मैंने कहा मैंने ऐसे लवी को दे रहा हूँ, जो हरजीत मेरा दोस्त उसका। तो बोले वो भैया तो यहीं पे हैं, वो कहाँ कब कनाडा चले गए, ऐसा करके। तो मैं एकदम से परेशान हुआ कि क्या बोल रहे तू। बोले हाँ मैं कल ही देखा हूँ शाम को, मैं वही सोच रहा हूँ आप किस लवी से बात कर रहे हो और कनाडा चले गया, ऐसा बात कर रहे हो करके ऐसा बताया मेरे को। तो मेरा माथा ठनका। उसी टाइम में उस स्कैमर का फ़ोन आ गया मेरे को। जब फ़ोन आया तो वो मेरे को बोलता मामा बाकी पेमेंट भेज दिए। मैं बोला तेरे को पेमेंट भेजूंगा, एक काम कर तू वीडियो कॉल कर। मैं तुरंत उसको वीडियो कॉल किया, उसने खट से काट दिया फ़ोन को। तो काटा तो एकदम क्लियर हो गया वो। फिर मेरा बेटा बोला पापा ये स्कैमर है, मैं लवी भैया से आपको बात करा। तो उसने फ़ोन किया, तो जैसे ही फ़ोन पे आया तो बोले हाँ मामा मैं दुर्ग में हूँ, वहाँ गया हूँ गुरुद्वारे मत्था टेकने। तो मैं तू तुरंत आ, मेरे साथ स्कैम हो गया है और तेरे को आना पड़ेगा क्योंकि तेरे नाम लेके ही हुआ है। तो वो तुरंत आ गया, बोले जहाँ बोलो मामा चलूँगा करके फटाफट आया वो हड़बड़ा के। फिर हम लोग, मेरे कुछ मित्र हैं जो उनसे सलाह किया मैंने कि यार ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोले जितना जल्दी हो सकता है उसको होल्ड कराओ पैसे को। अब तक तो निकल भी गया होगा पैसा आपका, 2 लाख जो है निकल गया होगा। तो ईश्वर की ये मर्जी थी कि अगला दिन संडे था,
और कुछ बैंक बंद था, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कुछ ऐसा कुछ। इसके अंतर्गत मेरे जो दोस्तों की सलाह पे मैं पुलिस वालों के पास चला गया, तो उन्होंने मेरे को तुरंत वहाँ पे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप ऐसा करो, आवेदन एक बनाना पड़ा। वहाँ लिख के तुरंत मैं साइबर में गया। साइबर सेल में वहाँ एक मैडम मिली मुझको, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत तुरंत उन्होंने मेरी स्लिप पढ़ी और उसको जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में जो मुख्य बिंदु को उन्होंने देख के तुरंत पहले अपने सॉफ्टवेयर पे उस अकाउंट पे गए, मेरे अकाउंट पे तुरंत गए, आरटीजीएस हुआ, जहाँ भेजा उस पे गए। उन्होंने तुरंत देखा कि पेमेंट अभी पड़ी है, तो तुरंत मेरे से पूछने बिना उन्होंने तुरंत होल्ड कर दिया। तो ये बहुत बड़ी हेल्प रही। मैं उसके लिए पुलिस के जो साइबर सेल के उनको मैं थैंक यू बोलूँगा मैडम को, कि एक इंसान की इस तरह से उन्होंने मदद की, अच्छा अपना दायित्व निभाते हुए, कर्तव्य निभाते हुए। उसके बाद फिर मैं बोला कि अब मेरे को क्या करना है, तो बोले आपको एफआईआर करना है पुलिस थाने में जाके, उसके आगे की कार्रवाई बाद में होगी। तो मैं आया, अगले दिन आया, एफआईआर होने में 4-5 दिन 7 दिन निकल गए, एफआईआर नहीं हो रही थी। तो हुई, उसके बाद में कुछ दोस्त यारों के साथ जाके वहाँ पे हुई, तो एफआईआर होने के बाद एफआईआर की जब कॉपी मेरे को मिल गई, तब फिर मैं मतलब निश्चित हो गया कि अब सिस्टम पे आ गई बात, अब पेमेंट जो होल्ड हुई है तो साइबर सेल वाले अपने तरीके से जैसे भी है मेरे को वापस दिलवाएंगे पेमेंट। मैंने ये दिमाग में रख के अपना, फिर मेरी एक रिश्तेदार की मैरिज थी, वहाँ चला गया पंजाब। तो महीना बाद जब मैं वापस आया, मैं चलो अकाउंट में ही आना है पेमेंट मेरे को, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं है सब ऐसा कैसा पैसा वापस लिया जाता। 1 महीना निकल गया, आने के बाद और 10-15 दिन निकल गया। फिर मैं वहाँ गया साइबर सेल में, तो वहाँ कभी कोई मिले कभी नहीं मिले। फिर एक दिन एक सर मिले, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको जाके एक वकील साहब से मिलना पड़ेगा, कोर्ट में उनको आवेदन देना पड़ेगा, वहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा, वो आगे की प्रक्रिया जब वहाँ पे होगी तब आपका काम होगा। तो मेरे को जानकारी मिली कि गौतम सर जो हैं बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं और बहुत बढ़िया हैं और मदद करते हैं, हेल्प करते हैं इस तरह के केसेस में। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। वो अपने पारिवारिक रूप से लेके क्लाइंट ना समझ के अपना जिम्मेवारी नैतिकता को निभाते वो अपना मदद करते हैं। और मैं उनको भी थैंक्स बोलूँगा गौतम सर को कि आपने मेरे को अच्छा मार्गदर्शन दिया। और मैं जो अपने माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया थी, मैं उनका सम्मान करते हुए उनको भी थैंक्स बोलूँगा कि आपका जो सही फैसला है उसने मेरे 2 लाख को बचाया। तो वहाँ आगे बहुत मेरे को गौतम सर ने जैसे जैसे बताते गए उस प्रक्रिया में, क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है मुझको कुछ इसकी जानकारी नहीं, तो जैसा बताते गए ये एप्लीकेशन लगेगी, वो लगेगी, लोअर कोर्ट से मेरा जो वो रिजेक्ट हो, खारिज हो गया केस, कुछ उनमें उनको कमियां लगी। फिर ऊपर गए, कुछ उस एप्लीकेशन में वहाँ जाने के बाद ऊपर में जाते ही 3-4 दिन ही वो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर में उसमें कुछ बैंकों को आदेश दिए गए थे कि आप अपनी तरफ से अपना वक्तव्य दें कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत उन्होंने सब चीज़ों को अपना क्लियर किया और मेरे से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जिम्मेवारी मैं इन पैसों की लेता हूँ करके मेरे को देना है, मेरे को भी गारंटर देना पड़ा। तो उसके बाद में ये काम मेरा क्लियर हो गया और पैसा जो है मेरे अकाउंट में आ गया। आने में वहाँ से न्यायालय से जब आदेश होने के 15 दिन फिर भी मैं बैंक के पीछे भागा हूँ, साइबर सेल में भी गया हूँ, वहाँ पे भी गया हूँ, तो जाता रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब साइबर सेल वालों ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत मदद किया। और वहाँ से आगे का जो प्रक्रिया हुआ, बैंक थोड़ा सा आनाकानी आगे पीछे कर रहे थे, तो 15 दिन उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया। फिर करीब 20 दिन बाद अमाउंट जो है फैसला न्यायालय का आदेश आने के बावजूद 20 दिन बाद मेरे अकाउंट में आया। तो इसमें मेरे को कोर्ट की तरफ से बहुत कानून न्यायालय से मेरे को बहुत मदद मिली, सही गाइडेंस मिली। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया है, हम जैसे अननोन लोगों को पता ही नहीं होता है, तो पहले दिन विद इन फर्स्ट डे अगर मेरे को बता दिया जाता कि आपको ये एफआईआर करने के बाद तुरंत आपको न्यायालय में जाना है, जाने के बाद आपको इस आवेदन को लगाना है, लगाने के बाद आपका केस शुरू हो जाएगा। तो ये जो जानकारी देने का काम है जिनको देना चाहिए उनके द्वारा मुझको नहीं मिली और लेट मिली। लेकिन जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने दिया, मैं उनको थैंक्स बोलूँगा कि आपने सही मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण मेरा पैसा डूबने से बच गया। तो पूरी रकम मेरे को 2 लाख मेरे को वापस मिली, होल्ड हुई थी
तो एज इट इज़ वो वापस आई है अकाउंट में। लेकिन इसमें यही है कि बस मैं ये कहना चाहूँगा कि गौतम सर एक नेक दिल इंसान और अच्छे वकील हैं और सुलझे हुए वकील हैं, बहुत अच्छा से केस को हैंडल करते हैं और अपनी जितनी तेज़ी से काम हो वो करते हैं। उन्होंने कई केसों को 3-3 दिन में भी निपटाया, मेरे सामने मैंने देखा है। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिनके साथ भी कोई साइबर से संबंधित कोई भी स्कैम हो रहा है आज की डेट में, आप घबराइए नहीं। ऑनलाइन जो सुविधाएं जो सर ने बताई हैं वैसा आप कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा। और न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय हमेशा न्याय करता है। ये चीज़ सच में मेरे साथ जब हुई तो मुझे विश्वास पूरा बढ़ गया और इस चीज़ के लिए मैं सबका थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने भी मेरे को मदद की। और आपके चैनल के माध्यम से भिलाई का सच को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपका मार्गदर्शन, आपके चैनल का मार्गदर्शन बहुत काम आया मेरे। और इसी तरह आप जनता की सेवा करते रहिए और ऐसे ही लोगों का भला करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। आज हम दुर्ग कोर्ट में हैं, एस.के. गौतम वकील साहब से मिलने आए हैं। ये वकील साहब की खासियत है कि इन्होंने सोशल मीडिया में और साइबर क्राइम में कई लोगों की मदद की है और कई लोगों का पैसा वापस दिलाया है। हम वकील साहब से खुद इस बात को जानना चाहेंगे कि वे कैसे इन केसों को निपटाते हैं और उन्हें क्या क्या परेशानियां आती हैं। बताइए वकील साहब। इसमें सबसे पहले स्थिति ये है कि आम आदमी जो इन अपराधों से जो उनको ज्ञान नहीं होता तो उन इस जाल में फंस जाते हैं। आम आदमी उन पे जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जो पुलिस द्वारा भी जागरूकता फैलाई जा रही है, साथ में मीडिया के माध्यम से जागरूकता लाई जाती है, टीवी के माध्यम से। लेकिन लोग उस पर केयर नहीं करते और फ्रॉड पर्सन जो उनका फ्रॉड करना चाहता है वो उस पर लगातार उसमें फंसे चले जाते हैं। रही बात न्याय व्यवस्था की बात है, यहाँ पर जब पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमारा उद्देश्य एक रहता है कि उसे वापस पैसा मिले। पर इन कार्यों में सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उसका हित कितना प्रभावित हुआ और कितनी जल्दी उसको हम न्याय दिला दें। तो इन सब प्रक्रियाओं के लिए सबसे पहले वो फ्रॉड पर्सन हमारे पास आता है, तो जब उनको हम सब बातें हम जानकारी लेने के पश्चात न्यायालय में हम एप्लीकेशन पेश करते हैं। एप्लीकेशन पेश करने से पहले उनकी पूरी जानकारी, कुछ मामलों में ये स्थिति है, अलग अलग न्यायालयों की अलग अलग व्यू है। कुछ न्यायालयों की स्थिति ये है कि शिकायत दर्ज होने के पश्चात ही उस प्रकरणों में कार्रवाई हो जाती है, उसमें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन कुछ न्यायालयों की सोच ये है, प्रक्रिया अपनी अपनी अडॉप्ट करते हैं। उसमें स्थिति ये है, कुछ केसों में जब तक अपराध दर्ज नहीं होता तब तक उसमें पैसे उनको रिटर्न नहीं हो पाते। न्याय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि लंबी लंबी प्रोसीडिंग चलती हैं, जिससे आम आदमी बहुत तंग और परेशान हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा एक ही उद्देश्य है कि इसमें सरलीकरण होना चाहिए। सरलीकरण ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी का जो पैसा गया है उसको बहुत न्यायालय के माध्यम से जो कार्रवाई जो है बहुत कम समय में उसको पैसे लौटा देना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी उसमें दिखता है कि साइबर उसमें अपराध हुआ है, उसके साथ अपराध घटित हुआ है, उसमें एक लाइन पे ही दिखता है। जब जैसे हम किसी पर्सन के साथ ऐसा कुछ घटना घटित होती है तो वो सबसे पहले अपराध दर्ज कर, जब शिकायत करता है, चाहे ऑनलाइन 1930 में शिकायत दर्ज करता है, तो उसमें तत्कालिक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में वो उसकी शिकायत दर्ज हो जाती है और वहाँ पे पुलिस को, संबंधित पुलिस थाने को जानकारी हो जाती है। फिर वहाँ पे संबंधित बैंक अधिकारी को जानकारी हो जाती है और संबंधित जो भी बैंक से संबंधित जो भी रिलेटेड है सब जगह उनकी एक सर्कुलेट हो जाती है, जिससे वो अदर पर्सन जो उसके साथ फ्रॉड किया है उसके खाते सीज हो जाते हैं, उसका खाता होल्ड हो जाता है, रकम होल्ड हो जाती है। अगर सीज होने से पहले, शिकायत दर्ज होने के पहले अगर वो शिकायत दर्ज नहीं होती है तो जैसे फ्रॉड होता है वो पर्सन चाहे तो उस पैसे का गबन शीघ्र से कर लेता है, वो राशि होल्ड नहीं हो पाती। और जो राशि होल्ड होती है फिर उतनी राशि उनको आगे शीघ्रता से, जब भी कोई अपराध होता है, कभी कोई घटना घटित होती है तो तत्काल ही उसमें शिकायत 1930
30 में तत्काल किया जाना चाहिए, जिससे पीड़ित पर्सन को उसमें तत्काल उसको राहत हो जाएगी, उसकी प्रोसीडिंग में जल्दी मैंने कार्रवाई हो सकती है। ये सब मेरा ये कहना है। तो आम जनता को मेरा ये कहना है कि जो भी फ्रॉड पर्सन है वो अपने पैतरे बदल कर, जो फ्रॉड पर्सन है पैतरे बदल कर अपने अलग ढंग से फ्रॉड करते हैं अलग पर्सन में। कुछ में स्थिति ये है कि आज के दौर पे ये देखा जा रहा है ट्रेडिंग का जो दौर है, लोग आप थोड़े से लालच के लिए आगे बढ़ते हैं, इतने पैसे लगा दिए आज, और लास्ट में कुछ रिटर्न भेज देते हैं, उसमें लालच में फंसते पूरे पैसे गंवा देते हैं। लास्ट में जब पैसे वापस नहीं आते तब उनको पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, पर तब तक लुट चुके होते हो, उन पे बहुत मुश्किलों की स्थिति होती है, कई लाखों की स्थिति मैंने गमन कर चुके होते हैं। ये स्थितियां होती हैं। कुछ में स्थिति होती है कि बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत होती है, मैंने फर्जी मेरे खाते खोलते हैं और उस पर्सन के उनके डॉक्यूमेंट नहीं होते बैंकों में, तो भी खाते खोल देते हैं। तो उनकी पूरी प्रोसीडिंग में उन प्रोसीडिंग में बैंक अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका रहती है। तो इनको देखा जाना चाहिए, उन पर न्यायालय द्वारा भी उन बारीकियों को देखा जाना चाहिए, तब उसमें आम जनता को राहत मिल जाती। अभी एक मामला आया था 2 लाख रुपए का, प्रदीप कुमार पाठक का जी। उस मामले में लगभग 7 महीने लग गए। अक्टूबर में वो मामला दर्ज हुआ था जी हाँ। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले अप्रैल में उसके खाते में पैसा आया। तो इतना समय क्यों लग रहा है? उसका समय का कारण एक ही है कि उसमें जो रिपोर्टें जो हैं, न्यायालय की संतुष्टिजनक कोई दस्तावेज, चाहे बैंक अधिकारी हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, उसको बारीकी से अध्ययन किए बगैर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने प्रोसीडिंग बढ़ती जाती है, इसलिए समय बढ़ता जाता है। जब तक न्यायालय संतुष्ट नहीं होता तब तक उस प्रकरण में उसमें रिजल्ट नहीं दे पाता, उसमें ऑर्डर नहीं पास कर पाता। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मामले फास्ट ट्रैक में होने चाहिए? बिल्कुल फास्ट ट्रैक में होना चाहिए, क्योंकि आम जनता को तत्कालिक उसमें राहत मिलने चाहिए। अभी क्योंकि जो प्रदीप पाठक यहाँ भिलाई आए थे वे इटली के निवासी है और 7 महीना सिर्फ इस पैसे के कारण उनको यहाँ रुकना पड़ा। उनकी टिकट भी एक बार बर्बाद हो गई, पैसा बर्बाद हो गया जी। अब ये जो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब नुकसान की भरपाई तो कुछ नहीं, वो फ्रॉड पर्सन से तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी स्थिति ये थी फ्रॉड होता है, लेकिन उस पर्सन की गिरफ्तारी आज तक माने न्यूनतम 1-आधी% लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। जामताड़ा के जो भी फ्रॉड पर्सन है उनकी गिरफ्तारी 1% है, बाकी उनकी आज तक पुलिस द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पैसा खाते में उनके वापिस आ गया लेकिन उस बंदे को नहीं पकड़ा गया। देखिए, पुलिस द्वारा उस पर गहराई से उस पर कार्रवाई नहीं करती है, उनका एक ही पल्ला झाड़ दिया जाता है उनके द्वारा कि ये हम पे हमारे पास इतनी सारी माने वो रहती हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं, इसलिए हम इस पे गंभीरता से नहीं लेते। ये कहना था पुलिस का कहना। आप इस मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं, लगभग आपने कितने केसों का निपटारा किया? जी हाँ, मेरे पास कम से कम 110 केस लगभग मेरे पास थे, जिसमें से 100 केसों में रिजल्ट दिला दिया और कम से कम 100 लोगों को मैंने पैसे दिलवा दिया लगभग। और इस मामले में आप हमारी जनता को कुछ बताना चाहेंगे? जनता का मेरा ये संदेश है कि किसी भी फ्रॉड पर्सन के किसी भी संदेश, कोई भी अगर मैसेज भी आता है, कोई लिंक दबाने के लिए भी कहता है, तो बिल्कुल उस पर बगैर सोचे समझे लिंक ना दबाएं, लालच में ना पड़े, और नहीं तो इसी तरीके से अपराध घटित होते रहेंगे, लोग लुटते रहेंगे, पैसे जाते रहेंगे, अगर जागृति नहीं आई तो। मेरा एक ही संदेश है। जो ये प्रदीप पाठक का मामला था, जी हाँ, प्रदीप पाठक जी से भी हमने बात की थी जी। उनका कहना है कि मैंने साइबर में रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन 2 महीने बाद मुझे बताया गया कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये प्रदीप पाठक को 2 महीने बाद क्यों बताया गया? पहले ही बता दिए होते तो और जल्दी मामला निपट जाता। पुलिस द्वारा उस पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, सही संदेश पीड़ित पक्ष को नहीं देती है, इसलिए सब ये दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, और कोई कारण नहीं। गौतम जी, अभी आपने 1930 नंबर का उल्लेख किया था, उस नंबर से क्या कर सकती है जनता? देखिए, जनता उसमें 1930 नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, उसमें तत्काल आप कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अपराध घटित होता है उसमें मैसेज मोबाइल के माध्यम से उसमें तत्काल आप डायल करेंगे तो आपको तत्काल शिकायत दर्ज हो जाएगी।
अभी आपने प्रदीप पाठक और वकील साहब की बातें सुनी और उन्होंने बताया कैसे सतर्क रहें। ऐसी खबरें हम आपके पास लगातार लाते रहेंगे और आपको सतर्क करते रहेंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल आप देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।